नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है, लेकिन फिर भी बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव के ठकाठक वाले बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उसका जवाब आया। उन्होंने इसके बदले में चकाचक वाला बयान दिया है। यानी कि अभी देखा जाए तो बिहार की राजनीति में शब्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप पलटवार जारी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ठकाठक फटाफट सपाचट और चकाचक वाला पूरा मामला है क्या। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। मूड है टनाटन टनाटन टनाटन। तो देखा आपने किस कदर तेजस्वी यादव बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता मयंक मौली जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं मयंक मौली जी से लेना चाहूंगी। मयंक मौली जी, अब बिहार की सियासत में तो शब्दों के जरिए वार पलटवार का दौर जारी हो गया है। जी। तेजस्वी यादव का तो कहना है कि उन्होंने फटाफट नौकरी दी है। वो तो ये भी कह रहे थे कि अब बीजेपी सपाचट हो जाए, होने वाला है क्या ऐसा कुछ? हास्यास्पद बयान है श्री ट्विटर बॉय तेजस्वी यादव जी का। ये खटाखट फटाफट चटाचट ये जो भी बातें कर रहे हैं, तो ये जिन खटाखट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली खुद अपनी ही बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खटाखट खटाखट नौकरी देने के बदले खटाखट खटाखट आम जनता की जमीनें सफा चट कर दी। लैंड फॉर जॉब स्कैम रहा हो या बाकी घोटाला परिवार रहा है, यहाँ तो घोटालों की फहरिस्त काफी लंबी है, मतलब गिनाते गिनाते शायद शो खत्म हो जाए। और सपरिवार बेल पर रिहा जो राजद का जो राजश्री परिवार है, तो उनसे आप ऐसी ही शब्दावली की बातें उम्मीद कर सकते हैं। खटाखट हो छटाछट हो जो भी बातें चल रही हैं, मूल मुद्दों को गौण करने के लिए और कहिए कि अपनी हार का भय छुपाने के लिए अब तो महज अब औपचारिकता भर बाकी रह गई है, एक फेज का और चुनाव बाकी है। तो ये हार की हताशा से छुपने का एक कहिए एक राजनीतिक जुमला, एक झुंझुना है जिसको बजा करके वो अपने राजनीतिक मंचों से खुश हो रहे हैं। तो ये खुशफहमी उन्हें मुबारक हो जी। चलिए ठीक है। अरुण यादव जी, तेजस्वी यादव तो फुल फॉर्म में है, पूरे फायर हो रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी सपाचट होने वाली है। देखिए सवा जी, जो माहौल है, माहौल तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में टनाटन है। और टनाटन जब माहौल है तो निश्चित रूप से भाजपा का सफा चट भी तय है। और हमारे आदरणीय नेता तो बराबर मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, अभी जो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी यूं ही जुमलों की बात करते हैं, यूं ही कोई सच्चाई नहीं रहती है। तो देश और प्रदेश की जनता तो इस बात से अवगत है, कौन मुद्दों की बात करता है, कौन नौकरी की बात करता है, कौन महंगाई की बात करता है, कौन बेरोजगारी की बात करता है। तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जबरदस्त, और जिसका इलाज जो है शिवाजी, बिहार की जनता, देश की जनता लगातार प्रत्येक चरणों में वोट की चोट से कर रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चूंकि जितना दर्द देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 2014 के चुनाव में आपने देखा, महंगाई के मुद्दे पर ही ये सरकार बनी, बेरोजगारी के सवाल पर ही ये सरकार बनी, भ्रष्टाचार के सवाल पर ही ये सरकार बनी। इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे,
अच्छे दिन लाएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे। 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। आ रहे हैं बिहार लगातार, यहाँ तो दंडवत प्रधानमंत्री जी को होना पड़ रहा है बिहार की धरती पर। अब बिहार की जनता ने गलियों गली गली नुक्कड़ सभा करने पर मजबूर कर दिया, रोड शो करने पर मजबूर कर दिया। अब तो प्रधानमंत्री जी 2 रात यहाँ रह के गए हैं, गृह मंत्री जी भी यहाँ हैं, सभा और रात में भी यही, तो बेचैनी आप समझ सकते हैं। अब बेचैनी स्वाभाविक है कि बिहार की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट में 39 सीट देने का काम किया, इसलिए कि हमें 15-15 लाख रुपया मिलेगा। गैस सिलेंडर जो मिलता था 2014 में 400 में, वो 200-250 में मिलेगा, वो तो नहीं मिला। 400 के बदले 1200 में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग। आटा जो 20 रुपया किलो था अभी 60 रुपया किलो मिल रहा है। जो दाल 40 रुपया था अभी 150 रुपया किलो मिल रहा है। तो सारे जो खाद्य पदार्थों की दाम आप देख रहे हैं आसमान पर है। गरीबों की थाली सुन्न हो चुकी, सब्जी गायब है, दाल गायब है, और जितने भी खाद्य पदार्थ था, आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। दूध पर, मक्खन पर, घी पर, कपड़ा पर, यहाँ तक जो हिंदू समाज में होता है मरने के बाद जो कफन नसीब होता है, कफन पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। अब समझिए मुर्दा को भी छोड़ने वाली ये सरकार नहीं है। और पूरा का पूरा ये अभी बोल रहे थे नौकरी के बदले जमीन की बात कर रहे थे। बिहार की जनता ने तो देखा 17 महीने के दौरान 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। बेल पर कौन रहा है? चलिए तो सुनिए ना, अभी तुरंत गेरुआ रंग में फिर आपके पास आएंगे तो पुकार से राज्य का रुख करते हैं। इसलिए गेरुआ मत कीजिए, हरा नीला कर देंगे। अभी डेटा लेके बैठे हैं आज आपके लिए। अपनी बारी का इंतजार करिए, बहुत संयम से आपकी बातों को सुने हैं। चलिए अरुण जी आपके पास फिर आ जाएंगे। ठीक है अरुण जी, सबको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, फिर आपके पास आएंगे। सवाल टाइम है बहुत, हम अपनी बातों को समाप्त बोलिए जी। इसलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम जब नौकरी की बात करते हैं, खटाखट फटाफट नौकरी भी मिली, और इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी भी मिलने वाली है। तो इसकी जब बात कर रहे हैं तो ये जुमलेबाज लोग, झूठा पार्टी का सदस्य लोग को पेट में मरोड़ा हो रहा है, होगा निश्चित रूप से। और देश की जनता इलाज भी करेगी, कर भी रही है। या तो 4 जून को पूरा स्पष्ट पता चल जाएगा जब प्रधानमंत्री जी झोला लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। रामपुकार सिन्हा जी, तेजस्वी यादव तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो लोग 300 पार कर चुके हैं, यानी 300 का आंकड़ा पूरा कर चुके हैं, उन लोग पार कर चुके हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है क्या? तब तो आप लोग के 400 पार वाले नारे का क्या होगा, जब तेजस्वी यादव ये अब बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि वो 300 का आंकड़ा पूरा कर चुके हैं। सभा जी, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, शायद यह कहावत बिहार में बहुत प्रचलित है, और बिहार के साथ साथ पूरे देश में। मैं आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अरुण जी जो बात बोल रहे हैं, देखिए अरुण जी, मैं आपकी बात को बहुत सुना हूँ, और मैं डिबेट में बैठता हूँ तो एक मर्यादा पूर्वक एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सबकी बात को सुनता हूँ, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। जरा मेरी बात को सुनिए अरुण जी, डिबेट में बैठे हुए हैं, पूरी देश दुनिया देख रही है हम लोग की बात को, और कल लोकतंत्र का महापर्व का 6ठा चरण का चुनाव भी होने वाला है, और हमारे बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होने वाली है।
सिवान है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है और सीवर लोकसभा है। बिहार की बात है। देखिए अरुण जी, आप जो बोल रहे थे, यह चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। हमारा भारतवर्ष किस ओर जाए, हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में महाशक्ति कैसे बने, इसके लिए चुनाव होने वाला है। आप जो देश के चुनाव को तेजस्वी यादव की इर्द गिर्द जो सौंप रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमको लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है भाई। देखिए देश का चुनाव है, पहले आपके गठबंधन के लोग, छठे चरण का जो चुनाव होगा, 8 सीटों पर जो छठे चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें मतलब आप लोग को लग रहा है कि आप लोग ही आगे रहेंगे? देखिए हम लोग पूरे सीट पर आगे हैं। कल जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कल हम लोगों के बिहार में कल 5 सीटों पर है। छपरा, सिवान है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, बगहा है, शिवहर है। ये लोकसभा से 6 सीटों पर हो रहा है जो चुनाव। इनमें पूरी सभी सीटों पर हम लोग पूरा आगे बढ़ रहे हैं, पूरा आगे हैं, कहीं हम लोग पीछे नहीं है और हर सीट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चारों तरफ आगे है और देश में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को गद्दी पर बैठाना है और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराना है। यह हम लोगों की बात है। मैं सुन रहा था अरुण जी की बात को। देखिए अरुण जी, तेजस्वी यादव जी चाहे जो कुछ भी दावा कर ले, पहले उनके इंडी अलायंस में अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया। आप जनता के सामने क्या जाकर वोट मांगेंगे भाई? जनता तो आपसे पूछ रही है। अब देखिए आपके युवराज तेजस्वी यादव जी को कि बिहार में इंडी अलायंस का कोई बड़ा नेता इनके साथ कोई मीटिंग नहीं कर पाया। एक बिहार का ही वीआईपी के लोग हैं मुकेश सहनी जी, वहीं उनके साथ घूम रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया, सीपीएम का कोई नेता नहीं आया, सीपीआई का कोई नेता नहीं आया, माले का कोई नेता नहीं आया और इनके जो भी सपा का कोई नेता नहीं आया, कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। इनके साथ तो कोई नेता प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्या महागठबंधन को बनाएंगे बिहार में और देश में क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और बिहार के विकास पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों का जो विजन है पूरे देश लेवल पर बिहार से 40 की 40 सीट कर देने का, ये सपना में हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। और जहां जहां चुनाव हो रहा है, कल पूरी जगह पर हम लोग एनडीए गठबंधन का परचम लहराने के लिए संकल्पित है सभा जी। ठीक है, कृष्णकांत जी का रुख करते हैं। कृष्णकांत जी, क्या आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का जो नौकरी वाला दाव है, वो तेजस्वी यादव को कुछ फायदा देगा बिहार चुनाव में? कभी भी सभा जी, जब भी कोई मुद्दा किसी आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, वो मुद्दा हमेशा कुछ न कुछ लाभ देता है। आप यदि मछली, मटन, यदि किसी भी मंगलसूत्र या किसी भी मुद्दे को लेते हैं तो जनता 1-2 दिन के लिए उस चीजों को सुनती है, लेकिन पूरे 3 महीने का चुनाव है तो वो मुद्दा 2-3 दिन 4 दिन बाद खत्म हो जाती है और फिर एक नया मुद्दा आ जाता है। आपने देखा होगा, चाहे वो 100 दिन में हिसाब देंगे, मोदी जी का जो वादा था कि हर 100 दिन में मैं जनता के बीच में आके हिसाब दूंगा, हमारा हर एमपी 1 साल में एक स्मार्ट सिटी बनाएगा जो गोद लेगा और उसको स्मार्ट गांव बनाएगा, फिर वहां एजुकेशन सिस्टम, नल सिस्टम सही होगा। आज तक कोई 100 दिन में, हाँ मन की बात करते हैं, दिल की बात तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई है और जितने भी विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं जब चुनाव के बीच में एक नया स्टेटमेंट, चाहे वो विपक्ष के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो मेन कहते हैं ना, रेलगाड़ी ट्रैक से उतर रही है। तो यहाँ पे मैं, जहां तक हमारे जो राम पुकार सिन्हा जी और जो मयंक मौर्य जी कहें कि देश में एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जहां तक मेरा जो सर्वे है, जो मैंने जो टीवी पे भी देखता हूँ, भाई किसको वोट दे रहा हो तो मोदी जी को दे रहा है, किस मुद्दे पे दे रहा हो भाई, राम को जो लाएगा वही वोट ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं भाजपा पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ जो है मोदी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अमित और मोदी शाह की पार्टी लड़ रही है, भाजपा तो चुनाव लड़ी नहीं रही है। यदि किसी कैंडिडेट से आप वोटर से पूछिए कि किसको वोट दे रहा है, तो कैंडिडेट को पता ही नहीं मोदी को दे रहा है। मतलब ये जो चीजें, ऐसा लग रहा है कि 1 मैन आर्मी पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है और जो लगातार 14 और 19 में भी जो चुनाव हुआ है वो भी मोदी के नाम पे चुनाव हुआ है। मोदी जी आज भी चुनाव में मजबूत है,
कहीं ना कहीं तीसरे 2024 के चुनाव में तो ऐसा लगता है कि एक आदमी जो इतना सारा रैली कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और बाकी जो इनके नेता है वो काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनको पार्टी चाहे दिल्ली में 7 में 6 सीट को कैंडिडेट को बदलना पड़ा। एक मैसेज जाता है कहीं ना कहीं उनके नेता तो वो सक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जिताने के लिए मोदी जी वहां पे जो है वहां पे कैंडिडेट को चेंज कर रहे हैं। आप देख लीजिए आज के डेट में चुनाव आयोग का जो नियम है कि जिस दिन चुनाव होगा उसके जहां पे बूथ होगा वहां पे कोई भी झंडा नहीं लगाएगा, कोई बैनर नहीं लगाएगा। लेकिन देखिए दिमाग के साथी रहे, दिमाग के साथी कितने कौन है? भाजपा कैसे लगा रही है? तो पता है कि राम एक ब्रांड है, राम मंदिर जो मुद्दा एक मैनिफेस्टो से जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से जुड़ता है। जब भी आप किसी कांग्रेस वाले से पूछेंगे वो जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो ये जो आपने देखा होगा पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया में जहां जहां चुनाव होता है वहां राम के जो मंदिर के जो झंडे होते हैं वो चुनाव से पटाखे से बांध दिया जाता है और पूरा ऐसा लगता है, हालांकि वो झंडा जो है वो हम जान रहे हैं कि वो मंदिर भगवान का झंडा है, उस पर कोई एलिगेशंस नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से मिसयूज ऑफ द लॉ, देखिए कानून को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है ये एक एडवोकेट से ज्यादा कोई नहीं जानता है। कैसे हम सब क्लॉज को यूज करते हैं, मतलब चोरी करना पाप है, पकड़ाना पाप नहीं है, एक कहावत आपने सुना होगा। उसी तरह कानून को कैसे घुमाना है वो भाजपा जानती है। ऐसा ऐसे सिचुएशन में आरजेडी भी चाहे तो भारत का झंडा जो है सिंबल ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि 3 उसमें कलर होते हैं, ट्राई कलर होते हैं, यदि वो भी भारत के झंडे को इस तरह से लगाने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए आरोप प्रत्यारोप में ये चीजें सही नहीं होगी। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से लड़ा जा रहा है। छठे चरण का चुनाव अभी कल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस मजबूती से चुनाव देश में लड़ रही है ये हमारे देश की तरक्की का निशानी है। और देश तभी तरक्की करता है जब विपक्ष मजबूत होता है, और विपक्ष मजबूत की कल्पना जो है वो हमारे सारे जो बड़े नेता जो देश में आजादी में जो सदस्य सेनानी जो थे उनका भी ये कहना था कि विपक्ष तभी मजबूत होगा तभी देश जो है तरक्की करेगा। तो यहाँ पे जो कानून को जो तोड़ के यूज करना, चाहे आप ठग गठबंधन बोलो चाहे आप बक्का झुट्टा पार्टी बोलो, पार्टी तो दोनों है, दोनों मजबूती चल रही है, जनता दोनों को बराबर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज मैंने इंडिया टीवी पर देखा प्रधानमंत्री का शो हो रहा था उसमें एक शादी की कार्ड है, मतलब 1 तारीख को मेहंदी लगेगा, फिर 2 तारीख को मेहंदी के बाद भोजन होगा, 3 तारीख को 4 तारीख को विदाई। मतलब ये भाजपा की विदाई है या किसकी विदाई है नहीं मालूम। तो जिस तरीके से अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ने का जो है, चाहे वो केक हेलीकॉप्टर में केक काटा जाए, चाहे वो मछली खाया जाए, ये सभी जितने हैं बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ द पब्लिसिटी। ये क्योंकि कैसे अट्रैक्ट करना है पब्लिसिटी, इस मुद्दे को इस चीजों में तेजस्वी अभी तक साबित हुए। उन्होंने जिस बातों को मुद्दे को उठाया है उसको मीडिया जो है कहीं ना कहीं डिबेट का ये एक टाइटल बनाया है। और इस तरह से 2 ही लोग हैं जो मुद्दे पे चुनाव लाने में सक्सेस हुए हैं। एक दिल्ली में कन्हैया कुमार जो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा बिहार में तेजस्वी यादव। चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, फिर आपके पास आएंगे, मयंक मौली जी का रुख करते हैं। मयंक मौली जी, अगर छठे चरण के चुनाव की बात करें तो कल बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण का चुनाव है, क्या लगता है आपको जनता का मिजाज क्या है? इन 8 सीटों पर जनता अपना भरोसा किस पर दिखाएगी? देखिए जो जनता का मिजाज है वही देश का मिजाज है। बिहार में 40 की 40 सीटों पे एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जीतने जा रहा है। और रही बात जो बाकी अभी राजद के भाई ने कही या फिर राजनीतिक विश्लेषक साहब से कही, उन्हें मैं बारी बारी से आऊंगा। पहले मैं राजद का जवाब जरा देना चाहूंगा। जिन कथित नौकरियों की बात करके बार बार कहिए बिहार की जनता को भरमाया और फुसलाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई लैंड फॉर स्कैम जो जॉब है जिसमें जमीनें लेकर के जो नौकरियां बांटी गई, तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी उनके परिवार को, उन परिवारों को नौकरी जिनको जमीनें लेके नौकरियां दी उनकी पहले जमीनें छोड़ देनी चाहिए थे, मलिकाना हक उनको दे देना चाहिए था वापस, और उसके बाद बात करनी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि ये जब इनकी सरकार, जो कि हालांकि बनने वाली नहीं है, बनेगी तो ये 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं इनकी कहानी को और विस्तार दे देता हूँ। ये 1 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि 1 करोड़ में नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। जो ब्रोचर पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है ना, वो बाकायदा इनके जो घोषणा पत्र है उसमें भी अप्लाई होता है।
अब चलते हैं जरा इनके रोजगार के वायदों और उसके हकीकत पे। मैं बिहार गजट का डेटा पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि लालू राज में 1990 से लेके तो मैंग जी एक वायदा तो आपका भी था, मुझे बात कर लेने दीजिए। जनता दल यूथ से आपने जब गठबंधन बनाया था तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज 20-22 साल, अरे लय कहीं टूटता है क्या? पढ़ लेने दीजिए। मेरा मैं बात करूंगा के बीच में, तो लय टूटेगा, रट्टा मार के नहीं आएंगे तो ओ भाई साहब, आपके बीच में बोला, आते हैं आपके बीच में बोला, टूट जाता है। अरे आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोले नहीं बोले विशेष जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा। पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन, एजुकेशन और बाढ़ की पानियों को कैसे यूटिलाइज किया जाए और कैसे बाढ़ के वहां पे नहर बनाया जाए, और बाढ़ में हर साल जो पैसा जो बर्बाद करते हैं। 13 में आप कहाँ बोलने आ रहे हैं भाई? बाढ़ रहा 3 और 13 के डायलॉग से नहीं चलेगा। जनता आपसे पूछ रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? 3 में 13 में आ रहे हैं आप हमको। मैं आपके बोलने पे यहाँ नहीं बैठा हूँ कि आप क्या बोलेंगे। आप आपकी बारी में आपसे बात की जाएगी। तो मैं सबसे पहले बिहार गजट का डेटा पढ़ देता हूँ। जब 1990 से 2005 का जब वर्ष हुआ करता था, तो नीतीश, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी की सरकार ने सिपाही मद में महज 19,538 नौकरियां दी थी। और जबकि नीतीश कुमार जी के राज में, जो कि 2005 से 2023 का राज है, उसमें लगभग 2,14,600 पुलिस कर्मियों की बहाली की गई, जिसमें कि 35% महिला सिपाही कर्मियों की कहिए कि बहाली की गई, जिसमें कि लगभग 35 से 40 हजार के आसपास महिलाएं कार्यरत हैं। आपके बोलने पे बोलेंगे, ए महाराज, आपके बोलने पे बोलेंगे। सुनिए काहे दर्द हो रहा है? अरे क्यों पेट में दर्द होने लगा? काहे डेटवा नहीं सुनना चाहते हैं? सुनिए बोलने नहीं देंगे, फिर एक शब्द नहीं बोल पाइएगा, एक शब्द नहीं बोल पाइएगा। देखिए गुस्सा मैंग जी, देखिए ये डर है, ये पेड़ फल से भरा होता है, जो पेड़ फल से भरा होता है, ये डर। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं भी नहीं परिचित करता हूँ कि आप मेरे बीच में बोले। कोई फॉर्मूला है क्या? तो कंडीशन लिखा हुआ है क्या जो आप जो कह रहे हैं? सेम गोज ऑन यू। आप ठीक है, अब आप देखते हैं आप कैसे बोल पाते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। तो चलिए मैं अभी आपको आगे का बता देता हूँ। डेटा सुन के अरुण बाबू के पेट में दर्द हो गया, कोई बात नहीं, डरने दीजिए। आगे की कहानी में एक बार एक मुफ्त दर्द क्यों होगा? रखिए बात, उसका जवाब दिया जाएगा। तो सुनिए, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। तो धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। काहे जंगल राज के दौर की बातों को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? जंगल राज के दौर की बातें सुनने से डर क्यों लग रहा है? बिहार गजट का डेटा सुनने से डर क्यों लग रहा है आपको? अरे क्यों डर रहे हैं? जितना देर मुझे तंग कर रहे हैं उतने देर में डेटा सुन लेते आप, लेकिन आप नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सच्चाई का काला चिट्ठा भी खोलने जा रहा हूँ। आपको लग रहा है डर? अरे आपको लज्जा नहीं आती है? गरीबों की जमीन छीन करके नौकरी लेने थे। हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। आपको गरीबों की नौकरी लेते, जल्दी पूरी कीजिए, फिर अरुण जी से जवाब ले लेंगे। गरीबों से जमीनें लेके उनको नौकरी देने वाले लोग आज आप तो बार यही बोलने के लिए बैठे हैं। बोलिए एक बगल से जमीन। हाँ तो भाई, तो ये बात ही है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। उससे चिंता में क्यों है? बेल पर रिहा नहीं है आपके नेता? आपके नेता बेल पर रिहा है या नहीं है? आपके नेता के ऊपर लैंड फॉर जॉब का आरोप लगा कि नहीं लगा है? आपके नेता घोटालेबाज है कि नहीं है? स्थापित घोटालेबाज सजा याफ्ता। तेजस्वी यादव की, मयंक जी अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो कहीं ना कहीं इस बात को सब एक्सेप्ट करते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी है। मतलब अगर मैं उसी पे आ रहा था। जनता के बीच की भी बात बताऊं आपको, तो जनता ये मानती है। तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान, क्योंकि अगर देखा जाए एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हुए, नीतीश कुमार की छवि अब वैसी हो गई है कि वो एक पार्टी पर टिक के नहीं रहते। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों का फायदा तेजस्वी यादव को पहुंच सकता है चुनाव? अब देखिए, हवाबाजी में कुछ भी बोल लीजिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सरकार जो है वो गवर्नेंस से चलती है। आप कितने भी वायदे कर लें, अब क्या सरकार का कोई आईएएस अधिकारी या कोई कर्मचारी बोल दे कि मेरे कहने से ये नौकरियां जो है वो निकल जाती है, तो क्या वैसे निकल जाता है? बिना कैबिनेट अप्रूवल, बिना मुख्यमंत्री के साइन और बिना वित्त आयोग की सिफारिशों के क्या तेजस्वी यादव जी अपने घर से क्या नौकरियां छाप के दे रहे थे? क्या
क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कंसेंट के बिना नौकरियां निकल गई क्या? और चाहे जो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जो कर दिया, उसमें आप ही को मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि आप ही के चैनल के कैमरामैन के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो है आपके आर्काइव में, जब गांधी मैदान में कथित तौर पे ये भीड़ लगा के नौकरियां देने का जो शोशाबाजी चल रहा था, उसमें कितने लोग ऐसे पाए गए जो महज हेड काउंट के लिए लाए गए थे और जो नौकरी पे लगभग 1.5 से 2 साल पहले चढ़ चुके थे, उनको उनकी 6-7 महीने की सैलरी आ चुकी थी। और किस बात की बात कर रहे हैं? अभी उसी दिन मुद्दा उठाया गया था जदयू के द्वारा कि इनके 17 वर्षों के कार्यकाल में महज पटना सराउंडिंग में नई जो रजिस्ट्री है 43 बीघा की रजिस्ट्री चारा परिवार के सदस्यों के नाम पे पुनः पाई गई है, जिसको लेकर के अभी मामला जो है अभी आगे बढ़ेगा, जिसको लेकर के जांच चल रही है। तो उस पर ये जवाब क्यों नहीं आया? मैंने कहा ना कि डीएनए में जो है वो आपके दौड़ता है भ्रष्टाचार, बिना भ्रष्टाचार की आप नहीं रह सकते। उसी बात को मैंने कहा कि जो 1 करोड़ नौकरियां देने का जो जुमला दे रहे हैं वो 1 करोड़ में नौकरी देने वाली बात है, ना कि 1 करोड़ में नौकरियां। और अगर न्याय ही देना है तो छोड़िए, न्याय ही बताइए देना है। आपकी पार्टी कब कितने, अभी 2025 में चुनाव होना बाकी है, कितने नौकरियां देंगे? वादा बताइए, टीवी पे दुनिया देख रही है। अब भी बताता हूँ, अब भी तुरंत मैम मैं मुझे बोल देने दीजिए। 10 लाख नौकरियां अगले साल नवंबर से पहले, 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार के साधन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावा किया और हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि लिखित गारंटी ले लीजिए अगले साल नवंबर से पहले, तो ये दोनों चीजें बिहार के क्या युवाओं को मिल होगा? जाएगी। जो मोदी जी का गारंटी था उसका क्या होगा? मोदी जी के गारंटी में भी आइए, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, आप जाके पीएफ का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। देश भर में पीएफ के जितने अकाउंट हैं वो विगत 20 वर्षों में ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो क्या वो अपने आप ओवरफ्लो कर रहे हैं क्या? कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सएप पे मिलेगा या किस साइट पे मिलेगा? आप जहां की किताबें पढ़ते होंगे आप वहां से देख लीजिए। वैसे ये आंकड़ा आपको देखना होगा तो प्रोविडेंट फंड के वेबसाइट पे जाइए, आंकड़ा देखिए, वित्त मंत्रालय में जाकर के देख लीजिए। वित्त मंत्रालय की मोदी जी अपने इश्यू को क्यों नहीं दिखाते? अपने काम को क्यों नहीं गिनते? अपने भाषण में अपने 10 साल के कार्यों को क्यों नहीं जिक्र करते? क्यों मंगलसूत्र? और यदि बीजेपी सरकार आ गई तो मुसलमानों को, अरे तो आपको दिखता ही नहीं था, आप क्या हम कर सके भैया? अरुण जी, मयंक जी ने तो बहुत सारे आरोप लगा दिए। ये भी कह रहे हैं कि नौकरी तो आप लोगों ने नहीं दिया है, सब जानती है कि नौकरी नीतीश कुमार की वजह से मिली है। देखिए सवाल जी, आपने भी कहा आप तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, निष्पक्ष रूप से एक प्रतिष्ठित चैनल का पत्रकार होने के नाते आपको जो लगा आपने सच्चाई ही उनको बोला, लेकिन उनको चुभ गया। ये तो चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा बिहार का बोल रहा है। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तो तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब जमीन। मयंक जी प्लीज, अब अरुण जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। समय की कमी है, तब सबको मौका मिल पाएगा। मैं तो उन्हीं का जवाब उन्हीं को दे रहा हूँ। मयंक जी अगर सुनना पसंद करेंगे तो हम जवाब दे रहे हैं आप ही के सवाल। दीजिए अरुण जी, जवाब दीजिए आप। सवाल जी, मयंक जी को पता होगा और जो भी चैनल देख रहे हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की, तो उसके बदले पलट भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था। सीतारमन जी आके यहाँ पीसी करके इनके पार्टी के तमाम नेताओं ने घोषणा की, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रिएक्शन आया कि नौकरी 10 लाख तेजस्वी यादव जी कहां से देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, बाबूजी के घर से लाएंगे। ये पब्लिक डोमेन में है, बच्चा बच्चा जानता है। उस समय हमारी सरकार नहीं बनी सवाल जी, तेजस्वी यादव जी 5-7 एमएलए और जीत जाते हमारे, तो हमारा बिहार में सरकार बनता। एनडीए से मात्र 12,000 मत कम आया। चलिए उस बात को भूल जाइए। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए का सरकार रहा बिहार में, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का। इतने दिन में जी हम जब बोल लेंगे तो आप जवाब देंगे। इतने दिनों में इन्होंने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देंगे,
19 नौकरी नहीं देने का काम किया। 8 लाख नौकरियां बांटी गई हैं। गजट पढ़ा कीजिए, गजट, बिहार गजट पढ़ के आया कीजिए। चलिए ठीक है अरुण जी, समय की कमी है, जल्दी अपनी बात को पूरी कीजिए, राम प्रकाश सिन्हा जी का डेटा पढ़ा कीजिए, डेटा। जी मयंक जी प्लीज। जी सभा जी जी अरुण जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। सभा जी, एनडीए छोड़कर नीतीश जी महागठबंधन में शामिल हुए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त को झंडा तोलन के उपरांत तेजस्वी यादव जी के उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा तेजस्वी यादव जी का जो वचन है 10 लाख नौकरी देने का, उसको भी पूरा करेंगे और 10 लाख रोजगार भी ऊपर से देंगे। आपने देखा बीपीएससी के माध्यम से लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में ही बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और उसी में बीपीएससी घोटाला भी हुआ था। सुन लीजिए ना, उसी में बीपीएससी घोटाला चला करता था। मयंक जी, अरुण जी ठीक है, राम प्रकाश सिन्हा जी का रुख करते हैं। अरुण जी ठीक है, अरुण जी फिर आपके पास आ जाएंगे, समय की कमी है, समझिए बात। सभा जी अरुण जी को मैं बताना, इतना अच्छा किया तो जेल का हो गया। मयंक जी, अरुण जी प्लीज, राम प्रकाश सिन्हा जी मेरा सवाल है आपसे। तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि सरकार आते ही लोगों को नौकरी मिलेगी फटाफट और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे फटाफट। तेजस्वी यादव तो ऐसा कह रहे हैं। सभा जी एक कहावत कहा गया है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। सारा काम नौकरी का एनडीए गठबंधन में हुआ। 17 माह के सरकार में शायद राम प्रकाश सिन्हा जी के साइड से कुछ टेक्निकल इशू है। नहीं सुनाई पड़ रहा है। बोलिए। जी कहा गया है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। मामला यह है कि नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में इतना बड़ा रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और इनका रोजगार का मामला है ना कि लैंड फॉर जॉब दीजिए और क्या कहते हैं जमीन अपने नाम पर लिखवाइए। ये तो इन लोगों का नियत है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का। और ये लोग क्या बोलेंगे भाई? आप देखिए 17 माह की सरकार में इन लोगों ने इतना बड़ा हर विभाग पर प्रेशर बना के रुपया वसूलने का काम किया। ये तो पूरे देश की जनता, बिहार की जनता अरुण जी देखा हुआ है और बिहार की जनता भूलने वाली नहीं है। 15 वर्षों के माता और पिताजी की सरकार में आपके राजद का जो सरकार था वो आतंक, अन्याय, जुल्म को बिहार की जनता देखा हुआ है। सभा जी ये राम प्रकाश सिन्हा जी किस पार्टी के प्रवक्ता है? RLM मतलब ये राष्ट्रीय, ये उपेंद्र, सही समझ में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रवक्ता है। बिल्कुल। हाँ। तो राम प्रकाश जी एक छोटा सा सवाल है आपसे कि जिस तरह से हम आपके नेता पिछली गठबंधन में सरकार में थे और 2014 में भी रहे हैं और सरकार में थे और जिस तरह से पार्टी बदल के फिर आए फिर वापस गए, लेकिन आपके जो काराकाट का जो सीट है, जिस तरह से पवन सिन्हा आया, पवन सिंह जिस तरह से वहां पे चुनाव। अच्छा मयंक जी आपसे सीख लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास नंबर दे दीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। एकदम देंगे। राम प्रकाश जी मैं कह रहा हूँ कि पवन सिंह जो आए वहां पे, तो बीजेपी इतना ज्यादा, इतना समय इतना क्यों लगाया उनको सस्पेंड करने में? क्या लगता नहीं है कि वहां से गठबंधन का जो धर्म जो निभाना चाहिए बीजेपी को, आज काराकाट से जो सिचुएशन है वो वहां से आपके नेता हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं ड्यू टू पवन सिंह। तो उनको तो उसी दिन वहां से, जिस दिन वो नॉमिनेशन किए और अपना चुनाव प्रचार करने लगे, उसी दिन बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था। इतना देर क्यों? कुछ टेक्निकल इशू है शायद कृष्णकांत जी। तब तक कृष्णकांत जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। मयंक मौली जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि है तो एक ही गठबंधन। पवन सिंह को हटाने में या सस्पेंड करने में इतना टाइम क्यों लगा? आपको नहीं लगता है कि हमने कुशवाहा का तो वोट ले रहे हैं, लेकिन कुशवाहा को जब जिताने की बात आ रही है वहां पे आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जिसको वो हार गए। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कम, राजद प्रवक्ता के रूप में ज्यादा बैठते हैं, जो मैं आपका एनालिसिस देख रहा हूँ। थैंक यू प्रमोशन के लिए, थैंक यू राम कुमार जी, थैंक यू। राजनीतिक का मतलब प्रमोशन दे दिया आप हमारे लिए, ये तो गर्व की बात है जो राजनीति के प्रवक्ता है। नहीं सुनिए ना, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग इस साथ जुड़ने के लिए।